हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। चलिए, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का जो सेक्शन है हमारा, ये शुरू होता है सेक्शन 45 से, जो कि चलता है सेक्शन 55A तक। ठीक है, कंटेंट लिस्ट मैंने आपको दे रखी है कि कौन से सेक्शन में क्या क्या चीजें कवर होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन, जो कि सेक्शन 45 है। चार्जिंग सेक्शन आपको कहता है 4 कंडीशंस के बारे में। अगर 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज आपको कैपिटल गेन नहीं होगा। क्या है सर ये 4 कंडीशन? पहली, आपके पास कोई ना कोई कैपिटल असेट होनी चाहिए। सर ये कैपिटल असेट क्या होती है, अभी हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास कैपिटल असेट होनी चाहिए, राइट। उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। भाई मान लीजिए आप एक ज्वेलरी लाके रख लेते हैं कुछ, तो लाके रखने से तो इनकम नहीं हो रही ना, ट्रांसफर होगा तो इनकम होगी। ये जो ट्रांसफर है ये प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो प्रीवियस ईयर के करते हैं असेसमेंट ईयर के अंदर, राइट। हालांकि इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शन है, जिनके अंदर अगर ट्रांसफर पहले भी हुआ है तो चलेगा, वो हम आगे इसकी भी बात करेंगे। ये जो हमें कैपिटल असेट थी उसको ट्रांसफर किया, वो भी प्रीवियस ईयर में किया, और इस पे हमें जो गेन हुआ, ये गेन सेक्शन 54 में हमें कई एग्जम्पशंस दे रखी है, उनमें हो सकता है एग्जम्प्ट हो जाए, हम अगर हमने कंडीशन फुलफिल की होगी तो अगर वहां पे एग्जम्प्ट हो गया तो हमें टैक्स नहीं देना है, और अगर वहां पे एग्जम्प्ट नहीं हुआ तो फाइनली ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चलिए सर, अब इन पॉइंट्स को डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले बोला गया कि आपके पास कैपिटल असेट होनी चाहिए। कैपिटल असेट का मतलब क्या? तो कैपिटल असेट का मतलब ऐसी असेट जो कैपिटल नेचर की हो, ठीक है, ऐसी एसेट जो कैपिटल नेचर की हो, वो चाहे आपके पास बिजनेस पर्पज के लिए हो सकती है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी हो सकती है, दोनों ही चीजें इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल असेट का होना आपके पास जरूरी है। अब सर कुछ चीजों को कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, कुछ चीजों को कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो क्या लिखा गया है? डज नॉट इंक्लूड, ये चीजें इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है सर? स्टॉक। स्टॉक को अलग क्यों करा सर? कि अगर सर स्टॉक को अलग नहीं करेंगे तो बीएनपी में क्या आएगा? स्टॉक को बेचने से जो इनकम होती है वो बीएनपी में कवर होती है, इसलिए उसको यहां से हटाना था तो लिख दिया क्या? स्टॉक। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, असेट के नेचर के हिसाब से, है ना, जैसे असेट दिखने में कैसी है, वो मूवेबल है या इमूवेबल है, इसके हिसाब से कभी भी ये डिसाइड ना करें कि कैपिटल असेट है या नहीं है। उसकी जो डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है उसी के हिसाब से डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि सर ज्वेलरी जो है वो हमारे लिए क्या है? कैपिटल असेट है, क्योंकि हमने तो कोई बेचने का काम तो हमारा है नहीं, तो हमारे लिए तो वो कैपिटल असेट है। पर अगर यही बात करें हम ज्वेलरी के शोरूम वालों की, तो उनके लिए तो वो स्टॉक है। तो आप ज्वेलरी देख के ये नहीं बता सकते कि कैपिटल असेट है या नहीं है, आपको उसकी इंटेंशन पता करनी पड़ेगी कि होल्डर ने वो चीज क्यों खरीद रखी है। अगर उसने रीसेल करने के लिए खरीदी है तो उसके लिए स्टॉक होगा। अगर उसने खुद के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है, खुद के काम में लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कैपिटल असेट में आएगी। तो ये चीजें मायने रखेगी। आप ऐसा ना हो कि असेट का नेचर देख के ही बोल देंगे भैया ये तो कैपिटल असेट है। ओके, तो सबसे पहले स्टॉक को बाहर निकाला गया। दूसरा बोला गया सर पर्सनल चीजें, पर्सनल इफेक्ट की जो चीजें होती हैं उन्हें हम कैपिटल असेट नहीं मानते। पर्सनल इफेक्ट की चीजें मतलब सर आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी घड़ी, आपकी गाड़ी, ठीक है, आपकी वॉच वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इसमें सर शामिल की गई हैं कि इनको हम जो चीजें पर्सनल आपके काम में आ रही है उनको हम कैपिटल असेट नहीं मानते। अब लोगों ने कहा कि सर ऐसी बात है तो फिर तो हमारी ज्वेलरी भी हमारे पर्सनल काम आ रही है, हमारा घर भी पर्सनल काम आ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजों की लिस्ट बना दी। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, सारी पर्सनल चीजें एक्सक्लूडेड नहीं है, कुछ पर्सनल चीजों को इंक्लूड भी किया गया है। तो देखिए उसके लिए क्या बोला गया, एक्सक्लूडिंग, मतलब पर्सनल में एक्सक्लूडिंग, पर्सनल नहीं है, ये इनका कहने का मतलब है। क्या पर्सनल नहीं है सर? सर ज्वेलरी पर्सनल नहीं है, एक वर्ड और यहाँ पे लिख लीजिए, बुलियन। सर बुलियन पर्सनल नहीं है, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन पर्सनल नहीं है, ड्राइंग, पेंटिंग, कल्चर, एनी आर्ट ऑफ वर्क और एंटीक आइटम्स, ये आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ये सब चीजें सर पर्सनल नहीं है। पर्सनल नहीं है इसका मतलब ये चीजें कैपिटल असेट है और इनको बेचने पे कैपिटल गेन होगा। ठीक है, आगे लिखा सर इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी पर्सनल नहीं है। तो आपका घर है आपके पास तो वो भी पर्सनल नहीं माना जाएगा, हालांकि आप अपने रहने के काम में ले रहे हैं,
बट फिर भी वो पर्सनल नहीं माना जाएगा, उस पर कैपिटल गेन होगा। सिक्योरिटीज, आपके पास किसी कंपनी के शेयर है, ठीक है, डिवेंचर्स हैं, वो भी कभी भी पर्सनल नहीं माने जाते हैं। इनटेंजिबल एसेट, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब चीजें भी कभी भी पर्सनल नहीं मानी जाती है। दैट मीन्स कि इन सब पे कैपिटल गेन होगा, समझ, इन सब पे कैपिटल गेन होगा, कि कैपिटल एसेट है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो महंगी चीजें थी उनको तो बोला कि कैपिटल एसेट है, और जो चीजें डेप्रिशिएट होती है या फिर जिनकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ती, जैसे मान लीजिए आपके कपड़े हैं, अब पुराने कपड़ों की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, घड़ी की नहीं बढ़ेगी, पुरानी गाड़ी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, पुराने फर्नीचर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी जो पर्सनल काम में आते हैं, तो उन सबको हटा दिया, बोले भैया ये कैपिटल एसेट नहीं, ठीक है। तो एसएससी भी खुश और डिपार्टमेंट भी खुश। चलिए आगे बोला गया सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, उसको भी कैपिटल एसेट नहीं माना गया है, मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से कैपिटल गेन नहीं होगा, ठीक है। अब ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है, उसके लिए डेफिनेशन दे रखी है कि भैया जो म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर आती है वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसके बाहर जो आती है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक पॉपुलेशन है, उसके जो म्युनिसिपैलिटी का एरिया है उससे 2 किलोमीटर तक अर्बन है, उसके बाद रूरल है। ऐसे ही 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन है तो उसकी म्युनिसिपल लिमिट के 6 किलोमीटर तक अर्बन है, उसके बाद रूरल है। और 10 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन की म्युनिसिपैलिटी के लिमिट के 8 किलोमीटर तक अर्बन है, उसके बाद रूरल है। इस तरीके से डिफाइन किया गया है। आपको ध्यान इतना रखना है कि रूरल लैंड को अगर ट्रांसफर किया है तो कैपिटल गेन नहीं होगा, अर्बन लैंड को ट्रांसफर किया है तो कैपिटल गेन होगा, राइट। चलिए आगे लिखा है सर, गोल्ड बॉन्ड जो इशू किए थे 1999 में गवर्नमेंट ने, वो भी कैपिटल एसेट से बाहर रखे गए हैं। और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो इशू किए थे मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर 2015 में, वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर किए गए। एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, जब भी गवर्नमेंट को किसी चीज पे कैपिटल गेन टैक्स हटाना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस असेट को कैपिटल गेन कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर कर देती है। तो फिर क्या होता है, उसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक तरीका। और या फिर उसमें एग्जम्पशन दे देती है अगर कंडीशनल देना हो तो, ठीक है। चलिए सर, दूसरा पॉइंट था कि सर हमारी जो कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ट्रांसफर मतलब क्या, अब देखिए बेचना हम कहते हैं सेल, वो तो वर्ड समझ में आता है सर। तो ट्रांसफर वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, तो इसमें बहुत सारी चीजें कवर की गई है, तो इसलिए ट्रांसफर वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसमें सेल, एक्सचेंज, लिंकेशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन, आपने पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन दे दिया हो प्रॉपर्टी का, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप ऑफ हाउस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिडम्पशन ऑफ शेयर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सर इसमें कवर की गई है। अगर मैं इसे एक सिंगल लाइन में डिस्क्राइब करूं, इन सारे मोड ऑफ ट्रांसफर को एक सिंगल लाइन में डिस्क्राइब करूं, तो आप ये याद रखिए कि ऐसा कोई तरीका जिससे आपकी कैपिटल एसेट आपके पास से जा रही है और उसके बदले में कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपकी कैपिटल एसेट आपके पास से जा रही है और बदले में कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है, तो वो ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। अब आइए सर, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं सर प्रीवियस ईयर 2020-21 पढ़ रहे हैं, राइट। तो 20-21 में अगर ट्रांसफर हुआ है किसी एसेट का तो हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ये तो हमारा जनरल रूल हुआ। पर अभी मैंने कहा था ना इसके एक्सेप्शन है, तो इसके एक्सेप्शन क्या है, 3 एक्सेप्शन है इसके, 1 2 3। इन तीनों एक्सेप्शन में क्या बोला गया कि इनमें जनरली आपकी एसेट तो ट्रांसफर हो जाती है किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, पर उसका पैसा उस साल नहीं मिलता, उसका पैसा मिलता है बाद में। तो जाहिर सी बात है, अगर भैया पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम टैक्स पे कहां से करेंगे, एसएससी कहता है भैया पैसा ही नहीं मिलेगा मैं टैक्स कहां से दूंगा। तो इन केस के अंदर उनको ऑप्शन दिया गया कि कोई बात नहीं, आप जिस साल पैसा मिले उस साल टैक्स दे देना। अब मान लीजिए कोई एसेट 2017-18 में ट्रांसफर हो गई, तो ट्रांसफर तो 17-18 में होगी, और उसका पैसा हमें इस साल मिला जिस साल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें इस साल टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ट्रांसफर पहले ही हो चुका है सर। समझ गए क्या है सर, देखिए लॉस ऑफ एसेट, मान लीजिए आपके एसेट डैमेज हो गए सर, ठीक है, आपके एसेट डैमेज हो गए, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, फाइनल भी हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, पर इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोसेस के अंदर 2 साल लगा दिए, 2 साल बाद पैसा मिलेगा। तो जिस दिन असेट डैमेज हुई क्या आप टैक्स पे करने की कंडीशन में नहीं, आप कहेंगे सर पैसा ही नहीं है मैं कहां से पे करूं, जिस दिन क्लेम मिलेगा उस दिन कर दूंगा।
तो ऐसे केस में आपको मौका दिया गया, ठीक है जिस दिन क्लेम मिले आप उस दिन टैक्स पे कर देना। कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली सर, तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन तो देगी, पर कब देगी कुछ पता नहीं है, तो जब कॉम्पनसेशन मिलेगा तब आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। आगे, कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक, आपने अपनी कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है सर कर लिया। अब कन्वर्ट करने पे कैपिटल गेन तो हो गया, क्योंकि कन्वर्जन करना भी ट्रांसफर माना जाता है, पर सर पैसा तो आया ही नहीं, हम टैक्स कहां से पे करें, तो इसलिए बोला गया कि जब आपका स्टॉक बिकेगा तब आप उस पर टैक्स पे कर दीजिएगा, ठीक है, जब आपका स्टॉक बिकेगा तब आप उस पर टैक्स पे कर दीजिएगा। तो तीनों ही केस में आप देखेंगे कि ट्रांसफर जिस ईयर में होता है उस ईयर हमें पैसा नहीं मिलता, पैसा हमें बाद में मिलता है, तो इसलिए जिस दिन पैसा मिलता है, जिस साल में पैसा मिलता है, उस साल में उस ट्रांजेक्शन को टैक्सेबल किया गया है, ठीक है। हालांकि जो कैलकुलेशन होगी वो उसी ईयर तक होगी जिस ईयर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, एक्विजिशन से लेकर ट्रांसफर तक, पर टैक्सेबिलिटी जो होगी वो उस ईयर में होगी जिस ईयर पैसा मिला है। तो इसलिए ये जो ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, इस चीज के 3 एक्सेप्शन आपके सामने हैं। ओके, चलिए आगे सर बात की गई कि जो हमें कैपिटल गेन होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो ये इसके लिए बोला गया कि आप असेट को 2 कैटेगरी में बांटें, या तो आपकी असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी या आपकी असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगी। असेट को बांटना है, गेन को नहीं बांटना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, ठीक है। जब हमने असेट बांट दी तो गेन तो अपने आप बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, राइट। चलिए, तो इसके लिए क्या देखना होगा हमें, इसके लिए हमें देखना होगा होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड का मतलब कि किस असेट को हमने कितने टाइम अपने पास रखा और फिर हमने बेचा। कम टाइम रखा और बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, ज्यादा टाइम रखा और बेचा तो लॉन्ग टर्म। अब ये कम और ज्यादा कितना है उसके लिए देखिए, किसी भी एसेट के लिए 36 मंथ देखे जाते हैं, एग्जैक्टली 36 मंथ तक रखा तो शॉर्ट टर्म, उससे होने वाला फायदा, विद इन 36 मंथ अगर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 36 महीनों से ज्यादा रख के बेचा तो उससे होने वाला फायदा लॉन्ग टर्म। शेयर्स की और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12 महीने का पीरियड देखा जाता है, अनलिस्टेड शेयर की बात करें तो 24 महीने का पीरियड देखा जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 24 महीने का पीरियड देखा जाता है और जीरो कूपन बॉन्ड के लिए 12 महीने का पीरियड देखा जाता है। ये पॉइंट आपके एमसीक्यू पर्पस में बड़े काम का है, ध्यान से सुन लेना, इस पे एमसीक्यू बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो होल्डिंग पीरियड कितना कितना है ये ध्यान रखना। अप टू, एक बात ध्यान रहे, एग्जैक्टली आपको 36 मंथ रख के बेचा तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा, ठीक है। 36 मंथ एक दिन है ना, 36 मंथ एंड 1 डे तो वो फिर आ जाएगा लॉन्ग टर्म। तो ये ध्यान रहे, अप टू यहां तक है और मोर देन यहां तक लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, ओके। चलिए आगे आ जाते हैं सर, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि सर हम कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे। तो सेक्शन 48 में बताया गया है सर आप कैसे निकाल सकते हैं। बोला सब शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन करनी हो तो आप सेल प्राइस लिखिए, उसमें से कोई खर्चा ट्रांसफर का, ट्रांसफर के खर्चे का मतलब ब्रोकरेज कमीशन ऐसा आपने कुछ दिया, 1 लाख की एसेट बेची 2000 रुपए ब्रोकर ले गया तो हमारे हाथ में तो 98 आए ना, तो हम लिखेंगे सर 1 लाख माइनस 2000, 98 हमारा हो जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, राइट। अब इसमें से जितने में हमने एसेट एक्वायर की थी वो आप लेस कर दीजिए और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कोई है तो वो लेस कर दीजिए। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है, असेट को खरीदने के बाद, असेट को एक्वायर करने के बाद अगर हमने उसमें कुछ एडिशन किया है या कुछ खर्चा और किया है जिससे कि नई कैपिटल एसेट क्रिएट हुई है, उसमें कुछ एडिशन हुआ है तो उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहते हैं। तो हमने क्या किया, सेल प्राइस में से खर्चे कम कर दिए तो नेट सेल प्राइस आ गई, उसमें से कॉस्ट कम कर दी तो हमारे पास कैपिटल गेन निकल के आ गया, राइट। अगर इसमें कुछ एग्जम्पशन है सेक्शन 54 की तो वो दे देंगे, इसमें बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है, तो वो एग्जम्पशन है तो दे देंगे, अदरवाइज ये टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाए, ठीक है। सिमिलर बात अगर हम करें लॉन्ग टर्म गेन निकालने की तो उसमें भी सेल प्राइस माइनस ट्रांसफर के खर्चे जो बचेगा वो नेट सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट कम ना करके इंडेक्स कॉस्ट को कम किया जाता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये इंडेक्स कॉस्ट क्या होती है सर, इंडेक्स कॉस्ट ये होती है कि हमने जो पैसा लगाया था उस एसेट के अंदर वो काफी टाइम पहले लगाया था, तो उस दिन के वैल्यू और आज की वैल्यू में तो फर्क हो गया ना, तो उस दिन की वैल्यू को आज की वैल्यू पे लाने के लिए हम इंडेक्स नंबर का सहायता लेते हैं। इंडेक्स नंबर मतलब CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इनकी मदद से हम उस दिन की कॉस्ट को आज की कॉस्ट पे लेके आते हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट।
जब हम ये दोनों कॉस्ट इसमें से कम करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकल के आएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सेक्शन 54 के जितने भी वेरियस सेक्शन है वहां पे हमें एग्जम्पशन मिल सकती है। अगर है तो दे देंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं, बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, अब देखिए इसमें जितने टर्म्स यूज आ रहे हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या है ना, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये सब चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ नोट यहाँ पे बना के दे रखे हैं आपको। सबसे पहले बोला गया सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इस वर्ड को समझा दो। ठीक है, तो इसका एक कॉमन मीनिंग क्या बताया गया है कि आपने अपनी जो कैपिटल एसेट दी है किसी को, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, दैट्स इट। कंसिडरेशन का मतलब ही क्या है कि आपने अपनी जो कैपिटल एसेट दी है उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो जो मिल गया या जो मिलने वाला है वो आप इसमें ले लेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है सर, कैश पैसा ना मिलके कुछ चीज मिल जाती है, जैसे एक्सचेंज किया हमने, तो एक्सचेंज किया तो पैसा तो नहीं मिलेगा, असेट जाएगी, कुछ असेट आएगी। तो जो असेट आ रही है मतलब काइंड में जो कंसिडरेशन मिल रहा है उसकी मार्केट वैल्यू ले लीजिए, वो आपके लिए कंसिडरेशन का काम करेगा। तो जहां पे भी कंसिडरेशन काइंड में हो आप मार्केट वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, कंसिडरेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में कंसिडरेशन मिला है सारा जोड़ लीजिए आप। ठीक है, आपको बोला गया थोड़ा अभी थोड़ा बाद में, थोड़ा हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो टोटल लेके चलेंगे। कंसिडरेशन हमेशा टोटल में आता है तो आप तो टोटल अमाउंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सेल्फ कंसिडरेशन। नेक्स्ट आइए सर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर हमने जब कोई प्रॉपर्टी बेची या हमने कोई भी असेट बेची तो उस पे हो सकता है हमें रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, वकील के पैसे, स्टाम्प ड्यूटी, वैल्यूएशन, इस तरीके की चीजें करनी पड़े जो जरूरी थी उस चीज को बेचने के लिए, तो वो ट्रांसफर के खर्चे हो जाएंगे और वो सेल प्रोसीड में से हम कम कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सीधा सिंपल मतलब है कि वो असेट हमारे पास कैसे आई, हमारे पास जब वो असेट आई उसके लिए हमें क्या चुकाना पड़ा, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर अलग अलग तरीके की हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो असेट हमारे पास कैसे आई थी, है ना। अगर हमने वो एसेट परचेज की थी तो सर परचेज प्राइस उसकी और उसको लाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, वो सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने वो एसेट बनवाई थी, जैसे मान लीजिए घर बनवाया था, तो कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट लगी थी वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट हमारी लगी है उस एसेट को एक्वायर करने में वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज। मान लीजिए मैंने एक पर्सन से एक घर खरीदा, ठीक है, मैंने एक पर्सन से एक घर खरीदा, उन्होंने कहा कि भैया 20 लाख रुपए तो मैं कैश लूंगा तुमसे और मेरा एक लोन चल रहा है। ठीक है, ये इस घर के ऊपर एक लोन चल रहा है 13 लाख रुपए का, वो लोन भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं तो अगर प्रॉपर्टी लूंगा तो मैं उसके लोन वोन क्लियर करने पड़ेंगे ना सारे। तो 20 लाख रुपए तो मुझे देने पड़ेंगे मालिक को और 13 लाख रुपए मुझे बैंक को चुकाने पड़ेंगे लोन के रूप में, जो उस बंदे ने ले रखा था जिसने घर बेचा है। तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, मेरे लिए कॉस्ट 33 लाख हो जाएगी कि 20 लाख उसको दिए, 13 लाख का लोन, तो मेरे लिए तो 33 हो गया। तो अगर हमने कोई मोर्गेज डिस्चार्ज किया है तो उसको हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे आ जाइए सर। अब आगे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सर इंडेक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हमने जो पुराना पैसा असेट में पुराने टाइम पे पैसा लगाया था उसकी आज की वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए हम इंडेक्सेशन करते हैं। इंडेक्सेशन करने के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है ऑफिशियल गजेट के अंदर टाइम टू टाइम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ऑफिशियल गजेट में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस इंडेक्स नंबर के जरिए हम ये पता लगा लेते हैं कि जो पैसा मैंने पास्ट में लगाया था उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना हमारा लगा, आज की ईयर ऑफ ट्रांसफर की, जिस साल हम असेट को ट्रांसफर कर रहे हैं उस साल का इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है और जिस साल हमने एक्वायर किया था उस साल का इंडेक्स से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2001-2 का इंडेक्स 100 है और आज का इंडेक्स 2021 का 301 है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं उस दिन जो 100 रुपए की वैल्यू थी आज उसकी वैल्यू 301 रुपए है, 301 है। ठीक है, तो हमने 100 से डिवाइड किया, 301 से मल्टीप्लाई किया, आज की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ओके सर, अगर असेट हमें पुराने ओनर से मिली हो, मतलब गिफ्ट में मिली हो, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट में मिलने का मतलब ये हो गया कि आपको जो असेट मिली उसके लिए आपका पैसा नहीं लगा, तो जब जिस बंदे ने गिफ्ट किया होगा
उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगा, क्योंकि उसके लिए वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना। जिस ट्रांसफर के अंदर कंसिडरेशन ना हो उसे ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। तो इसलिए जिस बंदे ने आपको गिफ्ट दिया होगा उस पर कैपिटल गेन नहीं लगा होगा। पर जब आपको गिफ्ट मिला और उसके बाद आपने उस एसेट को बेचा, तो उसकी बात कर रहे हैं। उस केस में हम पुराने मालिक की कॉस्ट लेंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, आपकी कॉस्ट तो 0 है। तो पुराने मालिक की जो कॉस्ट लगी होगी वो हम लेंगे। यहाँ पे एक सेक्शन और ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे हम सेक्शन 47, ठीक है, उसके रेफरेंस में इसको पढ़ेंगे कि प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट लगी वो ले लेंगे और ईयर ऑफ ट्रांसफर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिस साल पुराने ओनर ने लिया था उस साल के, ठीक है, जिस साल पुराने ओनर ने लिया था उस साल के इंडेक्स से हम डिवाइड कर देंगे। ये किससे है? मंजुला जैसा का एक कोर्ट केस है, उसमें ये डिसीजन आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि रूल तो कहता है जिस साल हमें मिली उस साल के इंडेक्स से डिवाइड करो। रूल तो कहता है जिस साल असेट हमें गिफ्ट मिली है उस साल के इंडेक्स से डिवाइड करो। पर मंजुला जे साहब बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, जिसके अंदर क्या बोला गया है? जिसके अंदर ये बोला गया है कि आप जिस साल प्रीवियस ओनर ने खरीदी थी उस साल के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आगे जाने से पहले मैं आपको सेक्शन 47 के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। इसमें बोला गया है कि सर्टेन ट्रांजैक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं सर जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाता। अब ट्रांसफर नहीं माना जाता तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन के लिए तो ट्रांसफर होना जरूरी है। सर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन? देखिए, ऐसे ट्रांजैक्शन वो है जिनमें या तो कंसिडरेशन नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हमने किसी को गिफ्ट दिया, रिश्तेदार, ठीक है, या हमने किसी को भी गिफ्ट दिया तो गिफ्ट पे कैपिटल गेन नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो कुछ बदले में मिला ही नहीं, ठीक है। घर का बंटवारा हुआ, उसमें एसेट बटी, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, समझ गए। विल में, वसीयत में, इनहेरिटेंस में, ऐसी चीजों में अगर कोई एसेट किसी को दी गई है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दूसरा सर, ओनरशिप चेंज ना हो, जिसमें मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी ने 100% सब्सिडी को कुछ दिया हो, 100% सब्सिडी ने होल्डिंग को कुछ दिया हो, ठीक है। अमलगमेशन के केस में एसेट ट्रांसफर हो रही हो, तो ऐसे केस में देने वाला और लेने वाला दोनों ही मालिक ही है, दोनों एक ही पर्सन है और मालिक है, तो वहां पे भी सेक्शन 47 लग जाता है और वो कहता है भैया ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, समझ गए। और जब वो ट्रांसफर नहीं होता तो वहां पे कैपिटल गेन नहीं लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन निकालने पे भी बहुत जगह फर्क आएगा, मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। सर जैसे हमारा कॉस्ट का पैसा पास्ट में लगा था, कॉस्ट लगी थी ना पास्ट में, और उसको हम आज की वैल्यू पे लेके आ रहे हैं, वैसे ही इंप्रूवमेंट का पैसा भी जो हमारा लगा होगा पास्ट में, उसे भी तो हमें आज पे लेके आना। तो उस पे भी, उसको भी आज पे लाने के लिए क्या बोला गया कि इंप्रूवमेंट में कितना पैसा लगाया, ईयर ऑफ ट्रांसफर से मल्टीप्लाई करो और जिस साल इंप्रूवमेंट कराया था उससे डिवाइड कर दो, तो उसकी भी आज की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ताकि फेयरली हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। इंडेक्स नंबर की टेबल आपको दे रखी है। आपको दो इंडेक्स याद करने होते हैं, एक बेस ईयर 2001-2 जिसका इंडेक्स 100 है, और एक प्रीवियस ईयर 2021 जिसके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और जिसका इंडेक्स नंबर 301 है। ये आपको याद रखने होते हैं। बाकी जो भी इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी वो एग्जाम में आपको दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब सर सवाल ये उठता है कि इंडेक्स नंबर की शुरुआत तो सर 2001-2 में हुई। अगर कोई एसेट 2001 से पहले ले ली होगी तो उसकी आज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब उसका इंडेक्सेशन कैसे करें? तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, उसका 2 स्टेप में वैल्यूएशन करते हैं। पहले हम उसको 1 अप्रैल 2001 पे लेके आते हैं और फिर इंडेक्स की मदद से यहाँ ले आते हैं जब ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहाँ लाना तो इंडेक्स नंबर की सहायता से हो जाएगा, तो उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अभी जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा वही लगा देंगे। सवाल ये है कि इस असेट को यहाँ कैसे लेके आए, तो इसके लिए कंसेप्ट बताया गया है कि सर एक्चुअल कॉस्ट जो आप पे करके आए हैं वो, और एफएमवी ऑन डेट ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2001, मतलब यहाँ की मार्केट वैल्यू ले लो, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर जो होगा वो यहाँ की कॉस्ट बन जाएगी, और इस कॉस्ट को फिर आप आसानी से इंडेक्स नंबर की मदद से आगे ले जा सकते हैं, समझ गए। तो पहले आप यहाँ की कॉस्ट निकाल लीजिए इस फॉर्मूले के बेसिस पे।
एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। ठीक है, अभी इस रूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक इस साल का अमेंडमेंट है तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। अगर हम बात कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू आप ले रहे हैं ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और स्टाम्प वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू आप ले रहे हैं वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इस साल फाइनेंस एक्ट 2020 में एडिशन किया गया है। ठीक है, पहले तो ये था नहीं, पहले तो सीधा इतना ही था कि हमारा पैसा कितना लगा था वो ले लीजिए और जितनी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो ले लीजिए, जो भी ज्यादा हो कॉस्ट हो जाएगा। बट अब क्या बोल दिया गया कि मार्केट वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे रखी है और मार्केट वैल्यू भी दे रखी है तो हम एक्चुअल कॉस्ट और इन दोनों में जो कम होगा उससे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और फिर जो ज्यादा होगा हायर होगा उसको लेंगे। समझ गए, तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। आगे सर ये जो ऑप्शन है ये डेप्रिशिएबल असेट में नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर डेप्रिशिएबल असेट पे डब्ल्यूडीवी होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं होती, जो डब्ल्यूडीवी होती है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, इसलिए ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इंटेंजिबल असेट के ऊपर भी ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इंटेंजिबल असेट की मार्केट वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए उस पर भी ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं होता है। राइट, चलिए सर आगे आ जाइए। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात की गई। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमने असेट के ऊपर ऐसा कोई एक्सपेंसेस किया हो जिससे असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ध्यान रहे मेंटेन करना अलग है और वैल्यू इंक्रीज होना अलग है। जैसे आप घर में सर रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं तो इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा, आप घर में पेंट करवाते हैं वो भी इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि उससे इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा है। आपने घर पे एडिशनल कंस्ट्रक्शन करवाया तो वो इंप्रूवमेंट में आएगा। तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट हो ऐसा काम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, मेंटेन करने वाली चीजें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं आएगी। समझ गए? ओके, कुछ चीजों की जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है वो नील होती है, जैसे गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू बिजनेस, ये सब चीजें भी इंप्रूवमेंट कॉस्ट क्या होती है सर? नील होती है। क्यों? क्योंकि सर आप गुडविल को कोई पैसे देके कैसे बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते, तो इसकी कॉस्ट नहीं होती, ये नील होती है। ठीक है, और बाकी केस में आपने जो भी खर्चा किया वो आप ले लेंगे। दैट्स इट। चलिए आगे सर एक बात और ध्यान रखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि 1/4/2001 से पहले अगर हमने एसेट ली है तो उसकी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर को हम कंसीडर करें। तो अगर हमने किसी एसेट के ऊपर इंप्रूवमेंट किया वो भी 2001 से पहले किया तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। 2001 से पहले किए गए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं सर? क्योंकि ये जो इंप्रूवमेंट है ये इस कॉस्ट में इस एफएमवी में आ गया हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 जून 1999 को किसी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट किया, खर्चा किया, मैंने खरीदा कब था? 1996 में खरीदा था और 1999 में इंप्रूवमेंट किया। तो जब मैं 2001 की मार्केट वैल्यू ले रहा हूंगा तो क्या ये दोनों चीजें ऑलरेडी कंसीडर हो चुकी होगी, कॉस्ट भी और इंप्रूवमेंट भी? यस, तो इसलिए उस इंप्रूवमेंट को मुझे अलग से कंसीडर नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए लिखा गया है, इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट कॉमन पॉइंट बोला गया है एडवांस मनी फॉरफिटेड। देखिए सेक्शन 51 में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं सर? हम एक टोकन मनी ले लेते हैं कि भैया अगर कल को तुम सौदा करने से मना कर दो तो हमें भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, तो हम टोकन मनी ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने किसी से टोकन मनी ली कि मैं अपना अगर तुम्हें बेच दूंगा 2 लाख रुपए आज दे दो बाकी पेमेंट बाद में दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो 2 लाख रुपए हमने ले लिए और उस बंदे ने बाद में पेमेंट देने से मना कर दिया बाकी का और सौदा कैंसिल कर दिया, तो हमने उसके वो 2 लाख रुपए क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। उसको कहते हैं एडवांस मनी रिसीव्ड या एडवांस मनी फॉरफिटेड। ठीक है, इस मनी का मेरे हैंड में क्या ट्रीटमेंट होगा उसकी बात हमें करनी है। 1 अप्रैल 2014 से पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से कम किया जाता था, मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसमें से मैं वो अमाउंट कम कर दूंगा जितना मैंने वसूल कर लिया है इन फॉर्म ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड। ठीक है, और अगर 1/4/2014 के बाद में मैंने कोई अमाउंट फॉरफिट किया है तो कॉस्ट से छेड़छाड़ नहीं करनी है, उस अमाउंट को मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दूंगा। समझ गए? पहले क्या किया जाता था कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरी प्रॉपर्टी की उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, बाद में कहा गया कि नहीं ये तो गड़बड़ है, इससे तो गलत हो जाएगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट का खत्म, फायदा खत्म हो जाएगा,
तो बोला गया इसको मत छेड़ो, जो भी अमाउंट आप फॉरफिट कर रहे हो उसे उस साल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लो जिस साल में आपने अमाउंट फॉरफिट किया है। ठीक है, कई बच्चों का सवाल आता है कि सर मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी है और आपने ज्यादा अमाउंट फॉरफिट कर लिया 1/4/2014 से पहले, तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, इतना सा होगा कि उस असेट की कॉस्ट तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस असेट की कॉस्ट तो क्या हो जाएगी, जीरो। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने फॉरफिट किया होगा वो कैपिटल रिसिप्ट है, उसका कोई टैक्सेशन नहीं है। ओके, चलिए आगे सर इंडेक्सेशन। अभी हमने बात की कि सर इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं, पर कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पे इंडेक्सेशन नहीं होता है। कुछ केस ऐसे भी है जहां पे इंडेक्सेशन नहीं होता है। कौन से केस है सर? डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है, तो इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है। और डब्ल्यूडीवी का हम इसकी कॉस्ट लेते हैं तो वो ऑलरेडी करंट प्राइस पे ही होती है। ठीक है, बॉन्ड और डिवेंचर का कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता है। स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, डिवेंचर वगैरह जो नॉन रेजिडेंट, ये देखिए नॉन रेजिडेंट के ट्रांजेक्शन है सारे ही यहां तक। ये नॉन रेजिडेंट के जो ट्रांजेक्शन है इनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा 112A में जो लिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, जो 112A में लिस्टेड शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे केस ऐसे हैं जिनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो क्या सर ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, पर इंडेक्सेशन की वजह से ही लॉन्ग टर्म ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, अगर इनका होल्डिंग पीरियड पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। उससे इंडेक्सेशन का कोई मतलब नहीं है, बस इंडेक्सेशन नहीं करना है, चाहे ये लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। ओके, ठीक है। अब सुनिए काम की बात, जो आगे का हमारा टॉपिक है, हमने कैसे नोट्स बना रखे हैं और कैसे क्या, उसके लिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, किसी भी पॉइंट को पढ़ने के लिए या किसी भी चीज का कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें उसके बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, उस असेट के सेल कंसिडरेशन क्या है। दूसरा, उस असेट की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन क्या है। और तीसरा, उस असेट का होल्डिंग पीरियड क्या है। राइट, अगर ये 3 चीजें हमें नहीं पता तो हम किसी भी असेट का कैपिटल गेन नहीं निकाल पाएंगे। राइट, ओके। अब होता क्या है, कई केस बुक में ऐसे मिलेंगे जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब ऐसे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है जिसमें हमने एक्वायर किया, पर कुछ स्पेशल केस के अंदर वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ केस के अंदर सेल कंसिडरेशन डिफरेंट होता है, सामान्य जो नॉर्मल सेंस है उससे हटके होता है। ठीक है, और कुछ केस के अंदर होल्डिंग पीरियड डिफरेंट होता है। समझ पा रहे हैं? 3 चीजें हैं हमारे पास, ध्यान से सुनना। 3 चीजें हमारे पास, सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग पीरियड। वैसे तो इनका सिंपल मीनिंग क्या है, बदले में जो मिला वो सेल कंसिडरेशन, जितने में खरीदा या एक्वायर किया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जितने टाइम अपने पास रखा वो होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो वैसे तो सिंपल मीनिंग ये है, पर कुछ केस के अंदर सेल कंसिडरेशन अलग होता है, कुछ केस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग होती है, और कुछ केस में होल्डिंग पीरियड अलग होता है। राइट, तो हमने क्या किया, उन सारे केस को मिला के स्पेशल केस के नाम से आपको दे दिए, तो जिसमें ये तीनों चीजें बता दी कि सेल कंसिडरेशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी और होल्डिंग पीरियड क्या होगा। ठीक है, और कुछ स्पेशल बात उसके रिगार्डिंग थी तो वो भी बता दी गई। तो इस तरीके से मैंने आपको आगे ये सारे स्पेशल केस लिख के दिए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेगुलर क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, अभी इस पे इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस हमें दे रखा है, एनी एसेट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 49(1), मतलब ऐसी एसेट जिनको ट्रांसफर नहीं माना गया था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिली थी सेक्शन 47 के, उनकी बात यहाँ पे की गई है। जैसे कि सर पार्टीशन में कुछ चीज मिली, गिफ्ट में मिली, विल में मिली, मतलब ये किसी न किसी ओनर से हमें मिली है और उस बंदे ने कैपिटल गेन नहीं दिया है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इस केस में सर जब मैं इस एसेट को बेचूंगा तो क्या टैक्सेशन होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, सेल प्राइस क्या होगी, जितने में मैं बेचूंगा। होल्डिंग पीरियड क्या होगा, इसमें पुराने मालिक का होल्डिंग पीरियड भी जोड़ा जाएगा। ध्यान रहे, इसमें पुराने मालिक का होल्डिंग पीरियड भी जोड़ा जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जब उसने बेचा था तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगा था अभी तक। ठीक है, तो वहां से लेके और अभी हमने जब बेचा वहां तक का होल्डिंग पीरियड इसमें लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो पुराने मालिक की कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी सर। ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट, अब इंडेक्सेशन बेनिफिट कहां से मिलेगा? देखिए, इंडेक्सेशन बेनिफिट ऐसे तो बोला जाता है कि जिस दिन हमें मिली, ठीक है, जिस दिन हमें मिली उस दिन की प्रॉपर्टी से मिलता है, उस दिन से इंडेक्सेशन किया जाता है। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मंजुला
जे शाह का कोर्ट केस है, जिसके अंदर क्या बोला गया कि पुराने मालिक की कॉस्ट ले रहे हैं, पुराने मालिक का ही होल्डिंग पीरियड ले रहे हैं, तो पुराने मालिक ने जिस दिन खरीदा था वहीं से इंडेक्सेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये केस फॉलो करना है। आगे आ जाइए सर, एडवांस मनी फॉरफिटेड। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमने 1/4/2014 से पहले एडवांस मनी फॉरफिट की है तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको तो हम कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे और बाद में फॉरफिट किया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देंगे। अब सर यहाँ पे एक केस बन के आता है कि पुराने मालिक ने फॉरफिट की, मतलब मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है, उन्होंने घर बेचने का सौदा किया और सौदा कैंसिल हो गया, उन्होंने कुछ अमाउंट फॉरफिट कर लिया। अब उन्होंने वो घर अपने बेटे को दे दिया और बेटे ने वो घर बेच दिया। तो सवाल ये है कि जब बेटा उस घर को बेचेगा और कैपिटल गेन का पेमेंट कर रहा होगा तो क्या वो उस अमाउंट का ट्रीटमेंट करेगा जो उसके पिताजी ने फॉरफिट किया था? तो आंसर इज नो। प्रीवियस ओनर ने अगर कोई अमाउंट फॉरफिट किया है तो उसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो पुराने मालिक के साथ चला गया, पुराने मालिक के हाथ में चला गया, इसलिए हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे आ जाइए सर। आगे बोला डैमेज ऑफ असेट। डैमेज ऑफ असेट का मतलब एक्सटिंग्विशमेंट बोल सकते हैं। किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से, राइट से, दंगों से, फायर से, वॉर से, कोई हमला कर दे, उन सब चीजों से अगर हमारी एसेट डैमेज हो जाती है और हमें उसके बदले में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जब जितना हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो तो हमारे लिए हो जाएगा सेल कंसिडरेशन। जिस दिन हमने एसेट एक्वायर की थी और जिस दिन वो डिस्ट्रक्ट हो गई, जिस दिन वो नष्ट हो गई, वहां तक का लेंगे हम होल्डिंग पीरियड। कॉस्ट क्या लेंगे सर? जितने में हमने खरीदा था वहां उतना कॉस्ट ले लेंगे सर। इंडेक्सेशन, जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ वहां तक का इंडेक्सेशन कर लेंगे सर। और टैक्सेबल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल सर उस साल होगा जिस साल कॉम्पनसेशन मिला है। ये हम पहले भी बता चुका हूं आपको एक्सेप्शन के अंदर, जिस साल कॉम्पनसेशन मिला है टैक्स हमें उस साल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सर, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक। अगर आपके पास पहले कोई कैपिटल एसेट थी और उसको आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया है तो उस केस में क्या रहेगा? ठीक है, उस केस में ये रहेगा सर कि स्टॉक बनने के बाद तो जो भी इनकम होगी वो तो बीएनपी में जानी है, इसलिए आगे की कैलकुलेशन से तो हमें मतलब नहीं है। तो जिस दिन हमने कन्वर्ट किया उस दिन की मार्केट वैल्यू, जिस दिन हमने कन्वर्ट किया उस दिन की मार्केट वैल्यू तो हमारे लिए बन जाएगी सेल कंसिडरेशन। ठीक है, जिस दिन हमने खरीदा था और जिस दिन हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, जिस दिन खरीदा और जिस दिन हमने कन्वर्जन किया वहां तक का लेना है हमें होल्डिंग पीरियड। वहां तक का क्या लेना है हमें? होल्डिंग पीरियड लेना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में खरीदा था वो लेना है। ये जो रूल है ये असेसमेंट ईयर 1985-6 से एप्लीकेबल हुआ है, प्रीवियस ईयर 1984-5 से एप्लीकेबल हुआ है। मतलब उससे पहले अगर किसी ने कन्वर्जन किया होगा किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक में तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगा होगा। ये कंसेप्ट उसके बाद ही इफेक्ट में आया है। सर इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स कब देना है? इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स देना है आपको जब आपका स्टॉक बिकेगा, क्योंकि पैसा तो तब आएगा जब स्टॉक बिकेगा, कन्वर्जन करने से पैसा तो नहीं आता, तो इसलिए इस पे टैक्सेशन तब होगा जब आपका स्टॉक बिकेगा। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं सर डेप्रिशिएबल एसेट की। डेप्रिशिएबल एसेट पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसलिए इंडेक्सेशन की, होल्डिंग पीरियड की कोई बातें ही नहीं होगी। तो सेल प्राइस जितने में बिका, होल्डिंग पीरियड निकालने की जरूरत ही नहीं है, नेचर ऑफ गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, कॉस्ट क्या होगी सर? डब्ल्यूडीवी होगी। अब शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए सर नेक्स्ट कहा गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर और मेंबर टू फॉर्म एओपी और बीओआई। मान लीजिए कोई पार्टनर एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन अपनी एसेट फर्म को देता है तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा? जितना अमाउंट फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो उससे पार्टनर के लिए, ध्यान रहे यहाँ पे टैक्सेशन किसका कर रहे हैं, ये बात ध्यान से सुनना, टैक्सेशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि एसेट किसके पास से जा रही है? पार्टनर के पास से जा रही है फर्म के पास, तो जिसके पास से एसेट जाती है उसका टैक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पार्टनर का टैक्सेशन कर रहे हैं और उसके लिए सेल कंसिडरेशन वो होगा जितना अमाउंट बुक में एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसका रिकॉर्ड किया गया है। होल्डिंग पीरियड का क्या लेंगे? जिस दिन पार्टनर ने एसेट खरीदी थी वहां से लेके जिस दिन उसने फर्म को दी है उस दिन तक का होल्डिंग पीरियड लेंगे। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में पार्टनर ने खरीदी थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर। 6 पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय, अब देखना, बाय ए फर्म, इस बार कौन दे रहा है? फर्म एओपी और बीओआई दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पार्टनर और मेंबर को दे रहे हैं ऑन डिसोल्यूशन। मतलब जब फर्म बंद होती है जब फर्म बंद होती है तो क्या करते हैं भैया, फर्म में जो भी एसेट वगैरह पड़ी होती है,
कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो कर देंगे, और बाकी बचा कुछ सारा एसेट किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। अब इस केस में एसेट किसके पास से जा रही है, फर्म के पास से जा रही है, तो टैक्सेबिलिटी किसके हैंड में है, टैक्सेबिलिटी फॉर फर्म, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी फर्म के हैंड में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्म जब पार्टनर को एसेट देगी तो फर्म के लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा, उस एसेट की मार्केट वैल्यू, उस एसेट की मार्केट वैल्यू। होल्डिंग पीरियड क्या होगा, जिस दिन फर्म ने खरीदा था वहां से लेके जिस दिन एसेट बांट रही है फर्म, वहां तक का होल्डिंग पीरियड हो जाएगा। और फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विशन क्या होगी, जितने में फर्म ने उस एसेट को एक्वायर किया था। ओके, चलिए क्लास के अंदर मैं इन सब के एग्जांपल देके आपको बड़े बड़े एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले बिल्डर और डेवलपर क्या करते थे, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, पहले लैंड परचेज करते थे, फिर कंस्ट्रक्शन करके उसको बेचते थे, तो ये उनके लिए काफी कॉस्टली पड़ता था और इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती थी। तो उन्होंने फिर क्या तरीका निकाला इसके लिए कि कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ठीक है, लैंड ओनर के साथ मिलके कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जमीन किसकी हो जाती थी, लैंड ओनर की, कंस्ट्रक्शन किसका हो जाता था, बिल्डर का। दोनों ने मिलकर काम किया और जो भी माल बना, जिसमें फ्लैट बने, शॉप बनी, जो भी बना, उसका क्या कर लिया, डिवाइडेशन कर लिया, उसमें प्रोपोर्शनेट हिस्सा ले लिया। ठीक है। अब इस केस में जो फ्लैट या शॉप आपको मिली है उसका टैक्सेशन तो बाद में होगा जब वो बिकेंगे, तो हम उसका टैक्सेशन नहीं कर रहे हैं। हम टैक्सेशन किसका कर रहे हैं सर, हम लैंड ओनर की जो लैंड जा रही है, क्योंकि लैंड ओनर की लैंड पहले उसके अकेले की थी और अब वो लैंड किसके पास चली गई, बिल्डर के पास चली गई, तो हम लैंड ओनर के लिए टैक्सेबिलिटी कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लैंड ओनर के लिए ये सेक्शन किस पे लगता है सर, इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लगता है। सेल कंसिडरेशन क्या होगा लैंड ओनर के लिए, उसको बदले में जो मिल रहा है, बदले में क्या मिल रहा है सर, अगर फ्लैट मिल रहे हैं तो उनकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, ठीक है, और कैश मिल रहा है तो कैश ले लो। भाई होगा क्या, यही तो होगा कि आप अपनी जमीन दे रहे हो बिल्डर को, बिल्डर उसके बदले में क्या देगा, कुछ कैश देगा और कुछ फ्लैट या दुकानें देगा। तो जो फ्लैट या दुकानें मिली उनकी तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, और जो कैश दिया वो कैश ले लो, ठीक है। अब ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेनी है, ये उस दिन की लेनी है जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस दिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये तो हो जाएगा लैंड ओनर के लिए सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट जितने में उसने एसेट ट्रांसफर की थी, जितने में उसने एसेट एक्वायर की थी, उसका प्रोपोर्शन, जितना प्रोपोर्शन उसका ट्रांसफर हो रहा है बिल्डर के हैंड में उतना, ठीक है। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ वहां तक का, और टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। मतलब सारी कहानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे टिकी हुई है, क्योंकि ऐसे तो देखिए प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है पता नहीं कब खत्म होगा, चलता रहता है, लटकते रहते हैं प्रोजेक्ट। तो इसलिए बोला गया जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन हम ये मानेंगे कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, ठीक है, और उसका टैक्सेशन हम कर देंगे। आगे आ जाइए सर, आगे बोला गया सर कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है और कंपनी एसेट बांटती है किसको, शेयर होल्डर्स को, तो उस टाइम पे क्या टैक्सेशन होगा। यहाँ पे ध्यान से समझना, कंपनी एसेट बांट रही है, कंपनी के पास से एसेट जा रही है, पर कंपनी को बदले में क्या मिल रहा है भैया, ये बताओ, कंपनी को बदले में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कंपनी को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए कंपनी के लिए वो ट्रांसफर नहीं माना जाता है, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और जब ट्रांसफर ही नहीं है तो कंपनी के लिए कैपिटल गेन होगा क्या, नहीं, नो कैपिटल गेन। समझ गए, कंपनी आपको एसेट बांट रही है लिक्विडेशन पे, पर कंपनी के पास से एसेट तो जा रही है, बदले में कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए बोला गया कंपनी के हैंड में ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। जबकि शेयर होल्डर के हैंड में ट्रांसफर है, क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर के पास से शेयर्स जा रहे हैं और बदले में एसेट आ रही है, ठीक है। शेयर जा रहे हैं ना, जो शेयर थे अब उसकी वैल्यू नहीं रही तो शेयर चले गए और उस शेयर्स के बदले में एसेट आ रही है, तो इसलिए टैक्सेबिलिटी यहाँ पे हम किसकी पढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर की पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डर के लिए सर सेल कंसिडरेशन क्या होगा, सेल कंसिडरेशन वो होगा, उसको कंपनी से कैश मिला तो कैश ले लीजिए, एसेट मिला तो मार्केट वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, कैश मिला तो कैश ले लीजिए और एसेट मिला तो मार्केट वैल्यू ले लीजिए, ये तो उसको टोटल मिला है कंपनी से। अब कंपनी से उसको जो मिला उसमें कुछ प्रॉफिट एलिमेंट भी होगा, तो जितना प्रॉफिट एलिमेंट है वो तो डीम्ड डिविडेंड होता है, तो उसको लेस कर दीजिए, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो आपके शेयर के बदले कंपनी आपको कुछ ना कुछ देगी। कंपनी आपको जो देती है, कैश दिया तो टोटल अमाउंट और काइंड दिया तो मार्केट वैल्यू, ये आपको कंपनी से मिला है। अब कंपनी से आपको जो ये अमाउंट मिला है इसमें
कुछ प्रॉफिट का हिस्सा भी है जिसको हम डीम्ड डिविडेंड के नाम से जानते हैं, तो वो प्रॉफिट तो जाएगा अदर सोर्स में, इसलिए उसको तो अलग कर दीजिए, और जो शेयर्स के बदले में मिला है वो आपका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है। होल्डिंग पीरियड, जिस दिन आपने शेयर्स लिए थे उस दिन से लेके जिस दिन कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है वहां तक का आपका होल्डिंग पीरियड हो जाएगा। और कॉस्ट, जितने हमें आपने शेयर एक्वायर किए थे वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। केस नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी एक्वायर इन अमलगमेशन। देखिए, जब अमलगमेशन होता है तो अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर आपके चले जाते हैं और उसके बदले में अमलगमेटेड कंपनी के शेयर आपको मिल जाते हैं। सेक्शन 47 के अंदर इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाता है, इसलिए जिस दिन आपके पास से अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर जाएंगे और अमलगमेटेड कंपनी के शेयर आएंगे उस दिन कोई टैक्सेशन नहीं होगा। टैक्सेशन कब होगा? जब आप उस अमलगमेटेड कंपनी के शेयर को बेचेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे तब होगा। समझ गए? तो यहाँ पे आपके पास शेयर थे, इसके बदले में ये आए, यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं है क्योंकि सेक्शन 47 में कवर है। जब आप इन शेयर को बेचेंगे तब टैक्सेशन होगा, तब ये सारी बातें। अब सवाल है कि जब हम इन शेयर को बेच रहे हैं तो भैया हमारा सेल कंसिडरेशन क्या होगा? जितने में हमने बेचा है ये सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है सर, होल्डिंग पीरियड क्या होगा? तो यहाँ पे होल्डिंग पीरियड में ध्यान रखिएगा कि होल्डिंग पीरियड आपका इसका बी का तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ए के लिए भी जो टाइम था वो भी होल्डिंग पीरियड में इंक्लूड होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर हमें तो ये ए के बदले में मिले हैं ना बी के शेयर, तो जो ए के शेयर की कॉस्ट थी वही बी के शेयर की कॉस्ट है, तो जो अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट थी वही अमलगमेटेड कंपनी के शेयर की कॉस्ट बन जाएगी। राइट, ओके। चलिए आज का लास्ट केस कर लेते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स। आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर है, सपोज आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर है और उनके बदले में आपको शेयर्स मिल जाते हैं, तो फिर उसका टैक्सेशन क्या होगा? तो जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से सुनिए, जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उसको तो ट्रांसफर नहीं माना गया है, तो ट्रांसफर नहीं माना तो उस दिन तो कोई कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना हर चीज में दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो पहला ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं है तो फिर दूसरा ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा। कैसे? सर, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर और डिवेंचर आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो उस दिन वो तो ट्रांसफर नहीं है, तो फिर सर ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर ये है कि आपको डिवेंचर के बदले मिले शेयर्स। ठीक है, ये 47 में कवर हो गया, इसलिए यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं लगा। अब हम इन शेयर को बेच रहे हैं तो यहाँ तो कैपिटल गेन लगेगा, तो हम बात इसकी कर रहे हैं। राइट, तो सर व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर, है ना, ये जो नए शेयर्स और सिक्योरिटी इसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा? उस केस में सेल प्राइस क्या होगी? जितने में बेचा है ये सेल प्राइस होगी। ठीक है, होल्डिंग पीरियड क्या होगा? होल्डिंग पीरियड आप लेंगे यहां से, क्योंकि सर बीच वाले ट्रांजेक्शन पे तो टैक्स लगा नहीं था, हमारा पैसा तो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था, तो हम ये होल्डिंग पीरियड भी लेंगे और प्लस ये होल्डिंग पीरियड भी लेंगे। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही जो यहाँ पे कॉस्ट लगी थी सर, क्योंकि हमें तो नए शेयर इसके बदले में मिले हैं, तो जो पैसा हमारा इसका लगा था डिवेंचर्स का, वही पैसा हमारा इस कॉस्ट वही कॉस्ट हमारी किसकी हो जाएगी? इन शेयर्स की हो जाएगी। राइट, इंडेक्सेशन का ध्यान रखना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कहीं पे भी देखिए अलॉटमेंट जो ऑफ शेयर्स की जो बातें आती है, जहां पे भी आपको बदले में शेयर मिले हैं ना, तो उसका इंडेक्सेशन वहां से होगा जहां पे शेयर मिले हैं आपको, जिस साल शेयर मिले हैं, तो इंडेक्सेशन इसका यहाँ से होगा, होल्डिंग पीरियड वहां से होगा, इंडेक्सेशन यहाँ से होगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी ये रिवीजन वीडियो काम आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और वीडियोज बनाते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।